जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त कैसे हैं, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। जैसा कि देखा हमने पिछले सेशन में चतुर्भुज के प्रकार के बारे में देखा, यानी चतुर्भुज के जितने भी आपको सिलेबस में पढ़ने हैं उनका वर्गीकरण किया। किन आधारों पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्द से जल्द। हमने दो आधारों पर पहले उन चतुर्भुज का वर्गीकरण किया था। पहला, वैसे चतुर्भुज जो जिनमें समांतर रेखाएं उपलब्ध हैं। दूसरा, जिनमें असमांतर हैं, रेखाएं जो है असमांतर हैं, यानी समांतर रेखाएं उपलब्ध नहीं है। तो उसमें आपको सिर्फ एक ही चित्र पढ़ना है जिसे हम काइट कहते हैं, यानी कि पतंग। उसमें क्या था, उसमें था कि आपके दो भुजाएं आपस में और बाकी दो भुजाएं वो आपस में बराबर थीं। ये पहला वर्गीकरण हुआ था। दूसरा वर्गीकरण में हमने यह देखा था कि किस प्रकार समांतर जो भुजाएं वाले हैं उनको हमने दो और भागों में बांटा था, जिसमें से हमने एक को बताया था कि ऐसी आकृति जिसमें सिर्फ एक जो युग्म होगा रेखाओं का वो समांतर होंगे, जिसके अंतर्गत सिर्फ एक आकृति पढ़नी थी जिसे हम समलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? समलंब, यानी कि ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हमने दो भागों में बांटा था। एक साधारण ट्रेपेजियम, सिंपल, मतलब आमने सामने की एक युग्म की भुजा जो होगी वो समांतर होगी। और दूसरा ट्रेपेजियम हमने समद्विबाहु ट्रेपेजियम के बारे में बताया था। मतलब कि सिंपल ये था दोस्त कि जो समांतर रेखाएं हैं, अब बाकी उनसे बचे हुए दो रेखाएं जो बचते हैं वो दोनों रेखाएं आपस में लेंथ में बराबर होंगी, तो उसे हम कहेंगे समलंब, समद्विबाहु समलंब कहेंगे। अब आते हैं अपने लास्ट वर्गीकरण पर, जिनमें हमने देखा था कि जिनमें दो युग्म रेखाएं जो हैं समांतर हैं, उनमें से हमने आयत पढ़ा, समचतुर्भुज पढ़ा और वर्ग पढ़ा था। ये इस प्रकार हम इन सभी चतुर्भुजों को एक रूप में वर्गीकरण और टेबल चार्ट के रूप में हमने आपको बनाया था। तो चलिए चलते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारा जो पढ़ना है दोस्त वो हमारा है कुछ चतुर्भुज के बारे में कुछ गुण हैं जो प्रमेय के रूप में दिए हुए हैं। प्रमेय का मतलब कि जो चीज़ गुण दिया हुआ है उसे हम सिद्ध करेंगे। जो भी चीज़ें कमेंट किया हुआ है चतुर्भुज के बारे में कि इनके लंबाई बराबर होती है या इनके जो भी चीज़ें हैं इनके ये भाग बराबर होते हैं, आगे हम देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें उनके गुण के बारे में बताया गया है, उनको हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये कैसे हुआ है। तो चलिए आइए एक बार चलते हैं आगे, अपने सिलेबस को बढ़ाते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। चलिए, आज का हमारा जो पॉइंट है दोस्त, आपके एनसीईआरटी या बीटीसी जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं उसमें देखेंगे तो 8.4 के नाम से समांतर चतुर्भुज के कुछ गुण टॉपिक है आपके किताब में। उसमें हमें यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त कि आगे जो भी प्रश्नावली आने वाले हैं, जब उन प्रश्नों को हल करने बैठेंगे तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी, कुछ गुण लगेंगे। आपको जानना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, कौन सा साइड किसके बराबर होगा, क्या समांतर भुजाओं के आमने सामने की रेखाएं किस प्रकार बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, कैसे बनाते हैं, उसे कैसे हम प्रूफ करते हैं, यह हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ देखने वाले हैं अपने प्रमेय के अनुसार। जिसमें पहला प्रमेय है दोस्त, ध्यान से देखिएगा जरा, पहला प्रमेय के कथनों को जरा ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रमेय 8.1 में बोला है कि किसी समांतर चतुर्भुज, ध्यान में रखिएगा, किसी समांतर चतुर्भुज, यानी कि इसने दे दिया है कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब समझिएगा कहना क्या चाहता है। हम अभी पढ़ रहे हैं दोस्त प्रमेय 8.1। प्रमेय 8.1 है दोस्त। ये क्या है, एक सेकंड। चलिए, प्रमेय 8.1 है। इसमें बोल रहा है दोस्त, सिंपल बात ये बोल रहा है कि हम आपको एक समांतर चतुर्भुज दे दिए। कैसा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। तो ध्यान में रखिएगा समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण थे, क्या क्या चीज़ें थी, हमने आपको जस्ट अभी पिछले सेशन में आपको बताया था। क्या थी समांतर चतुर्भुज? कहने का मतलब कि उनके जो चारों भुजाएं हैं, यानी कि जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होंगी, पहला नंबर।
क्या होंगी, समांतर होंगी। यही हमने समांतर चतुर्भुज के गुण में देखा था। चलिए, बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज हम आपको दे दिए हैं, उनका जो विकर्ण है उनके जो विकर्ण है उनको आपस में मिला देते हैं, यानी विकर्ण एक बनाते हैं, तो वह दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बंट जाता है। आइए समझिएगा जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा एक समांतर चतुर्भुज, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ए बी सी और डी। इस प्रमेय में हमको दिया क्या हुआ है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है दोस्त, हम वो लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये सिंपल बात हमको दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज है। मतलब अगर ए बी सी डी हम बना दिए तो इसका मतलब समांतर चतुर्भुज का मतलब ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी। ये हमारा दिया हुआ है। क्या है दोस्त, ये हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि हमने विकर्ण बनाया, मान लेते हैं यह विकर्ण हमने बना दिया। विकर्ण यही होता है, दो अपोजिट शीर्षों को जब हम मिलाते हैं तो वो विकर्ण का निर्माण होता है। तो बोल रहा है कि जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए आपने विकर्ण बनाया तो दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, जो ये दो ट्रायंगल हैं वो आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो यानी कि आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको यह करना है दोस्त कि जो ट्रायंगल ए बी डी है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल सी बी डी के। किसके, एक सेकंड रुकिएगा, ये आपका सी डी बी के। मतलब सिंपल ये बात बोल रहा है दोस्त कि जो हमारा ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जब हम विकर्ण बना रहे हैं तो जब ये दो ट्रायंगल का निर्माण हो रहा है तो ये दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे। सर्वांगसम होने का मतलब उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, उनके सभी कोण बराबर होंगे आपस में। चलिए आइए, हमारा यही टारगेट है और ये चीज़ हमको दिया हुआ है। ट्रायंगल जरा ए बी डी देखिए, ए बी डी। उसी प्रकार जरा सी डी बी देखिए, सी डी बी। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, यह समांतर इसके है। अब हम आइए, हम क्या करने जा रहे हैं, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। अब जरा देखिएगा, जब ए बी समांतर है सी डी के या डी सी के, तो क्या हमारा यह एंगल और यह एंगल, एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल सर बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर आपने पिछले सेशन में पढ़ाया ही हुआ है कि यह जो, यानी पिछले जो हम लाइन एंड एंगल रेखा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दो समांतर रेखाएं हैं, जब एक तीसरी रेखा उनको काटती है तो यह एंगल और यह एंगल बराबर होते हैं। इन एंगल को हम बोलते हैं संगत कोण। उसी प्रकार सर यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसको हम बोलते हैं अंत एकांतर कोण। वही है दोस्त, जरा ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी पैरेलल है, एक बी डी तीसरी रेखा इनको कट कर रही है, जैसे यह कट कर रहा है, और यह एंगल यानी यह एंगल, यह एंगल यानी यह एंगल आपस में बराबर होंगे। किसके कारण बराबर होंगे? अंत एकांतर कोण के कारण। अंत एकांतर कोण के कारण। किसके कारण? अंत एकांतर कोण के कारण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आई थिंक आप, हमने बराबर क्यों किया ये आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार जरा ध्यान से देखिएगा, यह एंगल मान लेते हैं यह एंगल 3 और यह एंगल मान लेते हैं एंगल 4। जरा ध्यान से देखिएगा। अब उसी प्रकार AD पैरेलल है BC के, है बिल्कुल पैरेलल है सर,
क्यों? क्योंकि इसने पहले ही दिया है कि यह जो चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज वही होते हैं जिनके युग्म, दोनों युग्म अपने आपस में आमने सामने में क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो AD पैरेलल BC है, तो क्या हम लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। कारण क्या हो जाएगा? अंत एकांतर कोण। क्या हो जाएगा कारण? कारण क्या हो जाएगा दोस्त? ये कारण वही होगा जो यह ऊपर वाला कारण है, अंत एकांतर कोण। इसका मतलब ऊपर वाला जो है वही कारण है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अब देखिएगा क्या BD दोनों में कॉमन हो जाएगा? BD और BD क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एंगल, ये हमारा एंगल और ये हमारा साइड। क्या हम इसलिए लिख सकते हैं एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड सर्वांगसम से, सर्वांगक्षमता, सर्वांगक्षमता नियम से, सर्वांगक्षमता नियम से ट्रायंगल ABD इज सर्वांगसम ट्रायंगल CDB। क्या हम लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखिएगा, हमने अपने पिछले सेशन में जो भी आपने पढ़ा ट्रायंगल में सर्वांगसम के नियम, उसमें हमने सर्वांगसम के नियम में 2 नियम शुरुआत में ही पढ़े थे। क्या क्या? यस ए यस और ए यस। ये 2 नियम हम कहने शुरुआत में ही पढ़ लिया था। तो क्या यह दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। कौन से कारण? एंगल एंगल साइड के कारण। और जब यह आपस में क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। और हमको यही क्या करना था? यही क्या करना था दोस्त? सर्वांगसम करना था। तो चलिए, आपका 8.1 प्रमेय यहाँ पर समाप्त और अच्छे तरीके से होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए क्या था? किसी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण मिला दिए, 2 सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण होता है, 2 सर्वांगसम त्रिभुज का निर्माण होता है, और हमने इसे कर लिया। चलिए अब आइए जरा 8.2 प्रमेय में जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। 8.2 प्रमेय में क्या कह रहा है? 8.2 प्रमेय में बोल रहा है, जरा एक बार कथन को ध्यान से पढ़िएगा। 8.2 प्रमेय क्या कह रहा है? बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ध्यान से समझिएगा, इसे यह प्रमेय के रूप में इसे हम सिद्ध जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह एक फैक्ट है। क्या है? एक फैक्ट है, एक तथ्य है, जिसे आपको प्रश्नों को करने में आपको इन बातों को याद रखना पड़ेगा। आपको यह याद रखना पड़ेगा कि जब कोई भी प्रश्न में पहला प्रमेय जो है हमने अभी पढ़ा 8.1, उससे हम क्या याद रख सकते हैं? उससे हम यह याद रखेंगे कि कोई भी हमारे प्रश्न में अगर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, अगर उसको कोई एक विकर्ण हम बना देते हैं तो 2 बराबर त्रिभुजों का निर्माण हो जाएगा। यानी कि 2 बराबर त्रिभुजों का निर्माण होने का मतलब, यानी 2 सर्वांगसम त्रिभुजों का निर्माण होने का मतलब कि CPCT के अनुसार, ध्यान से जरा देखिएगा, CPCT के अनुसार क्या क्या हो जाएगा? अब CPCT के अनुसार इसके ध्यान से देखिएगा, यह जब सर्वांगसम हो गए तो CPCT के अनुसार आप क्या क्या लिख सकते हैं? किसके अनुसार? CPCT के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं? CD बराबर AB। क्या लिख सकते हैं? AB किसके बराबर? CB। AB बराबर CD लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या आप BC बराबर AD, यानी यह आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। उसी प्रकार आप और क्या लिख सकते हैं? एंगल C और एंगल A बराबर, क्या एंगल C और एंगल A बराबर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यह एंगल है इसके बराबर और यह एंगल इसके बराबर, ये तो पहले से ही है। ये हमने क्या क्या कर लिया? AB बराबर CD, AB बराबर CD, BC बराबर AD, BC बराबर AD और एंगल A बराबर एंगल C, ये हमने CPCT के अनुसार निकाल दिया है। किसके अनुसार? CPCT के अनुसार। जब हम इन दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम कर रहे थे तो CPCT के अनुसार ये चीज़ें क्या हो सकती हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा
दूसरे में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका विकर्ण हमने मिला दिया, दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। तो बोल रहा है सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब जरा समझिएगा, सम्मुख भुजा का मतलब एडी है तो इसके सामने की ये भुजा एडी बराबर क्या होनी चाहिए, बीसी होना चाहिए। अब समझिएगा, अब बोल देगा आपको कि अगर आपके प्रश्न में यानी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए कि उसके सम्मुख भुजा बराबर होंगे, तो क्या करेंगे, सिंपल यही प्रोसेस करेंगे। क्या करना है, समांतर चतुर्भुज विकर्ण को मिला देंगे, उसके बाद ये दोनों ट्रायंगलों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध हो गया, सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद सीपीसीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, ए बी बराबर सी डी। ए बी किसके सम्मुख है, सीडी के। तो सम्मुख, यही तो हमको सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो इसके सम्मुख यह, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीपीसीटी के अनुसार बराबर। अब इसके सामने यह, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर किसके अनुसार, सीपीसीटी के अनुसार। यानी कि जो आपका दूसरा आपका जो प्रमेय है दोस्त, तो वो आपके पहले से ही संबंधित है, बस उसे सीपीसीटी के अनुसार बाकी सम्मुख भुजाओं को क्या कर देना है, बराबर दिखा देना है। चलिए, इस प्रकार ये आपका 8.2 भी प्रमेय इस प्रकार सिद्ध हो जाएगा। 8.2 प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सब प्रोसेस यहाँ तक करेंगे, उसके बाद अंत में सीपीसीटी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सीपीसीटी के अनुसार ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। चलिए, ये आपका 8.2 प्रमेय हो गया। एक बार देख लीजिए, पॉज कर लिखना होगा, वीडियो पॉज कर लिख लीजिएगा। चलिए, आइए चलते हैं अपने आगे 8.3 में। चलिए, 8.3 जरा ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है 8.3 प्रमेय में स्टेटमेंट बोल रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब चलिए, इसमें जरा दूसरा कथन दिया हुआ है, आइए इसे समझते हैं। इससे पहले हम मिटा लेते हैं। चलिए, आइए देखिएगा। बोल रहा है कि प्रमेय 8.3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। प्रमेय 8.3 बोल रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की, अब इसने क्या किया है, एक चतुर्भुज दे दिया है, मतलब सिंपल आप चार भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति बनाएंगे। बना लीजिए, सिंपल एक चतुर्भुज, क्या सिंपल एक चतुर्भुज। ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह आयत है, यहाँ पर आप क्लियर होखिएगा, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि यह आयत है, हम बोल रहे हैं चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। बोल रहा है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है तो आपको यह दिखाना है कि वह जो होगा समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रमेय में आपको दे दिया है, क्या दे दिया है दोस्त, दे दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। सावधान रहिएगा दोस्त, एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ना कि समांतर चतुर्भुज है, ना कि समलंब है, ना कि वर्ग है, ना कि आयत है, नहीं, सिंपल क्या है, चतुर्भुज है। बोला है एक चतुर्भुज तो है, इसके साथ और क्या बोला है, और बोला है कि सम्मुख भुजा बराबर है। ये भी आपको दे दिया है, सम्मुख भुजा क्या है, बराबर। सम्मुख भुजा बराबर होने का मतलब ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है, ये आपको दिया हुआ है। तो सर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको यह करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से देखिएगा, सिद्ध यह करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज किसी भी चतुर्भुज को प्रूफ करने के लिए क्या गुण मान्य रखता है, क्या मान्य रखता है, मान्य यह रखता है सर कि ए बी आपको सी डी के पैरेलल सिद्ध करना पड़ेगा, या ए डी आपको बी सी के क्या करना पड़ेगा,
पैरेलल सिद्ध करना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिएगा दोस्त, बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है सिंपल, जिसके सम्मुख भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। सम्मुख भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं। आपको सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। एक बार क्लियर हो जाए, यदि एक समूह भुजाएं बराबर हैं तो युग्म क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज। आइए जरा ध्यान से देखिएगा, ABCD को समांतर चतुर्भुज अगर आपको सिद्ध करना है तो आपको ABCD के पैरेलल सिद्ध करना पड़ेगा। अगर आप कर देते हैं AB पैरेलल CD के या फिर AD पैरेलल BC के, तो यह क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आइए प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारा यह साइड इसके बराबर, यह साइड इसके बराबर है। अब हम इसमें एक विकर्ण बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्त, एक विकर्ण बनाते हैं। मान लेते हैं BD को मिलाते हैं। क्या करते हैं, BD को मिलाते हैं। BD को क्या करते हैं, मिलाते हैं। यानी कि BD को मिलाते हैं। ये बनावट कर लिए। क्या कर लिए दोस्त, बनावट कर लिए। बनावट कर कर आप क्या करेंगे सर, जरा ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है प्रश्न में कि यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है और यह खुद एक तीसरी भुजा है। तो अगर हम ट्रायंगल ABD को सर्वांगसम करते हैं, ABD को अगर हम सर्वांगसम करते हैं दोस्त CDB ट्रायंगल से, क्या करते हैं, सर्वांगसम। सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं सर, जरा ध्यान से आगे देखिएगा, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हम ये सर्वांगसम क्यों करना चाहते हैं। ABD सर्वांगसम CDB को करना चाहते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम AB बराबर CD लिख सकते हैं, और ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। ये चीज़ क्या है, दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या हम AD बराबर BC या CB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों लिख सकते हैं, दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। उसी प्रकार क्या हम BD बराबर BD लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है सर। क्यों, क्योंकि ये चीज़ क्या है, उभयनिष्ठ है। इसलिए हम ट्रायंगल ABD को सर्वांगसम ट्रायंगल CDB से कौन से नियम के अनुसार, ट्रिपल S सर्वांगसम नियम के अनुसार। यस हो गया, यस हो गया, यस हो गया। आपने पिछले सेशन में पढ़ा होगा दोस्त, यानी पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ट्रायंगल में आपने देखा था कि उसमें हमने ट्रिपल S, RHS या AAS या SAS, हमने इन सभी सर्वांगसमता नियम को पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि हम वहाँ पर दो ट्रायंगलों को आपस में सर्वांगसम कर रहे थे। तो वहीं पर देखिए, ये पहला ट्रायंगल और यह दूसरा ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या कर रहे हैं, सर्वांगसम कर रहे हैं। किसके अनुसार, ट्रिपल S के कारण। ट्रिपल S के कारण क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब यह सर्वांगसम हो गया ट्रिपल S के कारण, तो क्या हम CPCT के अनुसार, जरा ध्यान से देखिएगा, CPCT के अनुसार क्या हम एंगल, यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर लिख सकते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, कौन सा एंगल कह रहे हैं सर, एंगल CDB क्या हम बराबर लिख सकते हैं एंगल ABD के। कैसे लिख सकते हैं सर, जरा ध्यान से, यहाँ से नामकरण आपका होगा दोस्त, यहाँ से नामकरण आप किए हैं तो यहाँ से एंगल का डिसीजन होगा। कौन सा एंगल सर, D। कौन सा एंगल, B। यानी कि इसके जगह पर लास्ट थर्ड है पॉइंट, इसका भी लास्ट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट। यानी कि हम यह लिख सकते हैं, बिल्कुल सर। जब आप यह बराबर यह लिख सकते हैं तो क्या हम इस निष्कर्ष से, ध्यान से समझिएगा, यह CPCT के अनुसार यह दोनों एंगल हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो क्या इस निष्कर्ष से हम AB पैरेलल CD लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्यों लिख सकते हैं।
हमने आपको लाइन एंड एंगल में पढ़ाया है दोस्त कि जब कभी भी दो रेखाएं एक तीसरी रेखा कट कर रही है, इनको हमने क्या आपको पढ़ाया था दोस्त, आपको एक तीसरी रेखा इसमें क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अगर इसमें यह एंगल यानी अंत एकांतर कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो यह साइड दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो वही है दोस्त, यह एंगल और यह एंगल आपस में अंत एकांतर कोण बनेंगे। क्या बनेंगे, आपस में अंत एकांतर कोण बनेंगे। अंत एकांतर कोण क्या बनेंगे। जब यह अंत एकांतर कोण बनेंगे तो जो हमारा AB है और CD है आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। जब यह पैरेलल हो जाएगा तो उसी प्रकार यह एंगल और उसी प्रकार यह एंगल भी आपस में, अब इस एंगल का नामकरण जरा कीजिए, क्या हो जाएगा, एंगल CBD बराबर एंगल ADB। देखिए जरा BB, देखिए जरा DD, क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और यह अंत एकांतर कोण हो जाएगा, अंत एकांतर कोण। और जब यह अंत एकांतर कोण हो जाएगा और यह अंत एकांतर कोण बराबर है तो यह और यह यानी कि AD पैरेलल हो जाएगा BC के। किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। और यह दोनों इक्वेशन यह दिखा रहा है, यह दोनों पॉइंट यह दिखा रहा है कि इस चतुर्भुज में AB पैरेलल CD है, BC पैरेलल AD है। तो क्या लिख सकते हैं, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यही हमको करना था, AD पैरेलल BC और AB पैरेलल CD। चलिए ये आपका हो गया थर्ड, यानी 8.3 आपका प्रमेय हो गया। अब इसमें क्या था दोस्त, इसमें सिंपल यही बात था, इसने चतुर्भुज दिया हुआ था और उसे सिद्ध करना था कि वह समांतर चतुर्भुज है। और चतुर्भुज कैसा था, चतुर्भुज इस प्रकार था कि उसने दिया हुआ था कि आमने सामने यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। यह CPCD के अनुसार यह होगा, CPCD के अनुसार यह होगा, और यह दोनों आपस में अंत एकांतर कोण बनेंगे। और जब अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं तो यह दो रेखाएं आपस में पैरेलल, यह दो रेखाएं आपस में पैरेलल। चलिए ये आपका 8.3 प्रमेय हो गया। चलिए आइए चलते हैं आगे है 8.4। जरा 8.4 के स्टेटमेंट को जरा दोस्त पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए आते हैं 8.4 में। 8.4 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें दिया क्या हुआ है, ध्यान से पकड़िएगा। 8.4 में दिया हुआ कि एक समांतर चतुर्भुज हम आपको दे दिए हैं। क्या, एक समांतर चतुर्भुज हम आपको दे दिए हैं। आप सिद्ध कीजिए कि जो सम्मुख कोण हैं वो बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। आइए चलिए चलते हैं। चलिए बोल रहा है दोस्त, आज का हमारा यह लास्ट प्रमेय है दोस्त, 8.4 प्रमेय। क्या बोल रहा है दोस्त, बोल रहा है कि 8.4 प्रमेय में बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज हम आपको दे दिए हैं और आप सिद्ध कीजिए कि उसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज का मतलब समझ रहे होंगे दोस्त, आमने सामने की भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी। आमने सामने की भुजा क्या होंगी, समांतर होंगी, ABCD। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे हम कि क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसके कहने का मतलब कि AB पैरेलल होगा CD के और AD
पैरेलल होगा BC के। यही तो होता है। समांतर चतुर्भुज कोई भी है तो उसका मतलब सिंपल यही है कि उसके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अब आपको सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल C होगा और एंगल B बराबर एंगल D होगा, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि सम्मुख कोण बराबर होंगे। सम्मुख कोण का मतलब इसके सम्मुख यह कोण, इसके सम्मुख यह कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए आइए करते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, कुछ नहीं करेंगे हम, बस फिर से वही जो हम पीछे करते आए हैं, एक विकर्ण बनाएंगे। क्या किया हमने, एक विकर्ण बनाया, बनावट किया हमने। बनावट में क्या किया, बनावट में क्या किया दोस्त, हमने BD को मिलाया। क्या किया, BD को हमने आपस में मिलाया। जब हम आपस में BD को मिलाएं दोस्त, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये पहला ट्रायंगल और यह दूसरा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम आपस में सर्वांगसम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सर्वांगसम, जैसा कि हमने पहला जब हमने प्रमेय लिया था तभी इस चीज़ को हमने वहाँ पर कर कर आपको दिखाया था। तो क्या करना है, फिर से वही बातें करना है दोस्त। ट्रायंगल ABD को सर्वांगसम करना है ट्रायंगल CDB से। किससे, CDB से। सिंपल प्रोसेस, वही प्रोसेस करेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और यह एंगल 4। सिंपल क्या करेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और BD इक्वल टू BD। ये चीज़ हमने किया था और इसलिए लिख दिया था कि यह क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। पूरा नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि मैंने आपको जस्ट पहला जो प्रमेय हमने आपको बताया था उसमें ये सभी चीज़ें हमने कर दिया है। इससे क्या होगा सर, इससे यह होगा दोस्त कि आपका यह दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और यह दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे तो एंगल A बराबर एंगल C क्या लिख सकते हैं, फाइनल एंगल A बराबर एंगल C। किसके कारण, CP/CT के कारण। ध्यान समझिएगा, हम इन ट्रायंगलों को क्या कर चुके हैं, सर्वांगसम कर चुके हैं। सर्वांगसम करने के बाद हम CP/CT के अनुसार क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C। और यही हमको एक साबित करना है। क्या साबित करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल C, जो हो चुका है CP/CT के कारण। और दूसरा हमको एंगल B एंगल D सिद्ध करना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों है, अंतःएकांतर कोण होने के कारण। और एंगल, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। किसके कारण, अंतःएकांतर होने के कारण। किसके कारण, अंतःएकांतर होने का कारण। अब दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को ध्यान से जोड़िएगा, एंगल A प्लस एंगल 3 बराबर लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 क्या है, एंगल 1 और 3 क्या है, एंगल 1 और 3 क्या है, एंगल D है। यह किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 और 4 के। एंगल 2 और 4 क्या है, एंगल B है। और हमको यही साबित करना है। क्या करना है, यही साबित करना है। एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल B इक्वल टू एंगल D, यही हमको साबित करना था। चलिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने 8.4 प्रमेय को बखूबी अच्छे तरीके से समझा। क्या था इसमें सर, इसमें यह था कि एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है और उसके सम्मुख के जो कोण हैं वो आपस में बराबर होंगे, यही आपको सिद्ध करना है। तो हमने दो ट्रायंगल को आपस में सर्वांगसम कर दिया। सर्वांगसम होने के कारण CP/CT के कारण एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। उसी प्रकार एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है अंतःएकांतर कोण होने के कारण, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है अंतःएकांतर होने के कारण। बस इन्हीं को हमने क्या कर दिया है, सम कर दिया है। जब सम करेंगे तो लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, या 1 और 3 मिलकर एंगल D बन रहे हैं, एंगल D, और 2 और 4 मिलकर एंगल B बन रहे हैं, एंगल B। इस प्रकार एंगल D इक्वल टू एंगल B और एंगल A इक्वल टू एंगल C यहाँ पर हो गया। चलिए इस प्रकार आपका ये यहाँ पर समाप्त करते हैं सेशन दोस्त। आगे जब हम आएंगे नेक्स्ट सेशन में तो वहाँ पर 8.5 के प्रमेय जो भी होंगे उसे पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।
जय हिंद।